Today we are going to study the first gas laser, which is helium neon laser. After ruby laser, helium neon gas laser was the first laser which were discovered by Ali Jaman, W. Bennett and D. Harriet in 1961. After solid state laser called ruby laser, this was the first laser which were discovered by these three scientists. In case of helium neon laser, we take mixture of these two gases in which helium act as a pumping agent and neon act as an active center. We take the percentage of 10 part of helium into 1 part of neon. So it would mean that the percentage mixture of 10:1 would be utilized for lasing action. यानी 10 एटम्स जो हैं अगर हीलियम के हैं तो एक एटम किसका होगा, नियॉन का होगा। या वेट परसेंटेज के लिहाज से आप 10 ग्राम अगर हीलियम लेते हैं तो 1 ग्राम नियॉन लेंगे। इसमें हीलियम का काम क्या होगा, पंपिंग मैकेनिज्म के तौर पे यूटिलाइज होगी और हीलियम जो है वो लेज़र लाइट नियॉन जो है वो लेज़र लाइट आउटपुट के तौर पे देगी, इसलिए उसे हम कहते हैं कि एक्टिव सेंटर का काम कर रही है। तो इस कम्बिनेशन में जो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, हम सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक डिस्चार्ज ट्यूब whose length is equal to 30 centimeter and diameter is equal to 1.5 centimeter. As we have discussed in the previous 2 or 3 lectures, in case of gas laser, the pumping mechanism, which pumping mechanism can be utilized? Are not optical pumping, electric discharge through electric field. You have to apply a very high voltage to oppositely 2 electrodes inserted inside the discharge tube. कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। इन इलेक्ट्रोड्स को हम कितना पोटेंशियल देंगे, ऑलमोस्ट 10 kV 10,000 वोल्ट। तो इस हाई पोटेंशियल पे जो गैसेस होंगी वो आयनाइज हो जाती हैं। तो इस फिगर को देखें, ये आपके पास बेसिकली ये जो मैंने रेड लाइन शो की हुई है ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के एक एंड पे देखें नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरे एंड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये एनोड कैन ट्रीट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा जो है कैथोड ट्रीट होगा। इन दोनों को आप जो वोल्टेज देंगे, वोल्टेज सोर्स पावर सप्लाई से अटैच करेंगे इन दोनों को, ये V0 जो है ये कितना होगा, 10 kV 10,000 वोल्ट। तो इस हाई वोल्टेज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। जो गैसेस हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो गैस आयोनाइज होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है ना वो प्रोड्यूस्ड होंगे। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को जब इतनी ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी तो दे गेन काइनेटिक एनर्जी, और फिर बीच में कोलिजन होगा, वो मैं बताता हूँ। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक एंड पे कैथोड, दूसरी एंड पे एनोड, दोनों को आपने पावर सप्लाई से अटैच किया और एंड ऑफ द ट्यूब जो है आप एक तरफ 100% रिफ्लेक्टेड मिरर और दूसरी तरफ पार्शियल सिल्वर्ड मिरर अटैच करते हैं। तो जो आउटपुट बीम होगा गेन प्रोफाइल के तौर पे वो यहाँ से हमें मिलेगा आउटपुट मिरर से। ये तो हो गया इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। याद रख लें कि हीलियम नियॉन लेज़र से हमारी जो गेन प्रोफाइल होगी, जो लेज़र आउटपुट के तौर पे मिलेगा, उसकी ऑपरेशन कंटिन्यूस वेव मोड में होगा वो, और हर लेज़र का अपना एक लाइफ टाइम होता है। तो ये जो हीलियम नियॉन गैस लेज़र है इसका जो लाइफ टाइम है 50,000 आवर्स होगा, यानी टोटल लाइफ साइकिल जो है इसका 50,000 आवर। ये बड़े की पॉइंट है, आगे यूज़ होंगे जो है। अब हम आते हैं कि इसके अंदर जो लेज़र लाइट को अचीव करने के लिए जो पंपिंग मैकेनिज्म है वो किस तरह होगा। तो ये एक बड़ा मुनफरद किस्म का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हीलियम नियॉन लेज़र में। तो यहाँ जो प्री रिक्विजिट था, यानी ये आप पूछ सकते हैं कि यही 2 गैसेस क्यों यूज़ की गई, यानी ये कम्बिनेशन क्यों प्रेफर्ड किया गया लेज़र लाइट के लिए। इसके अलावा तो बेशुमार गैसेस और भी थी। तो प्री रिक्विजिट ये था कि जब 2 गैसेस के मिक्सचर को हम यूटिलाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि एक गैस के अंदर जो मेटास्टेबल स्टेट है उसकी एनर्जी किसी दूसरी गैस की
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स एनर्जी स्टेट की मेटास्टेबल स्टेट को मैच करती हो, यानी दोनों गैसेस में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी एग्जिस्ट करती हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड स्टेट की एनर्जी है -3.4, थर्ड की -1.5 अप टू सो ऑन। तो अब माइट बी कि हाइड्रोजन की सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ स्टेट की एनर्जी किसी दूसरी गैस की सेकेंड या थर्ड स्टेट की एनर्जी के इक्वल हो सकती है ना, सेकेंड या थर्ड स्टेट, क्योंकि डिफरेंट एनर्जी लेवल होती हैं। ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 अप टू छत तक आप डिफरेंट स्टेट्स बना दें और इसके राइट और लेफ्ट अदर गैसेस रखें, तो किसी गैस की एनर्जी हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिकल हो सकती है ना। तो हीलियम और नियान में ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने रखा हुआ था। इंसान ने इसको रिसर्च के थ्रू जो है ना हाईलाइट किया है कि हीलियम की अंदर जो हीलियम और नियान की जब एनर्जी स्टेट में लूँगा तो हीलियम की एनर्जी स्टेट को F स्टेट से रिप्रेजेंट किया है और नियान की एनर्जी स्टेट को E से रिप्रेजेंट किया है आइडेंटिकल कंपैरिजन बताने के लिए। तो हीलियम में F2 और F3 ये दो मेटास्टेबल स्टेट है, इन दोनों की एनर्जी नियरली आइडेंटिकल है नियान के अंदर E4 और E6 के, यानी हीलियम की F2 की एनर्जी है 19.81 विच इज मच मोर आइडेंटिकल और नियरली कंपेरेबल टू E4 एनर्जी स्टेट ऑफ नियान 18.7, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। इसी तरह हीलियम की F3 की एनर्जी 20.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नियरली आइडेंटिकल है नियान में उसकी E6 स्टेट के 20.66। अब बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, देखें 20.66 और 20.16 कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.05 का। ये काइनेटिक एनर्जी के तौर पे कुलेयन प्रोसेस के थ्रू यूटिलाइज हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब होगा क्या, अब हम स्टार्ट लेते हैं इसके इंटरनल मैकेनिज्म की तरफ। जैसे कि मैंने कहा है कि सबसे पहले हम हीलियम नियान मिक्सचर को ट्यूब में डाल देंगे जिसमें 10 पार्ट हीलियम के हैं और 1 पार्ट नियान का है। तो जब हाई वोल्टेज सिग्नल अप्लाई किए जाएंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है ये कुलेयन प्रोसेस के थ्रू हीलियम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। यानी हीलियम एक्साइट होगी फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू विच मैकेनिज्म, नॉट ऑप्टिकल पंपिंग स्कीम बल्कि थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड हुआ है। इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम के इलेक्ट्रॉन को कुलेयन प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड करेगा और हीलियम के एटम जो है ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, हीलियम के एटम F2 और F3 स्टेट में जाएंगे आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कुलेयन। तो ये एक्साइटेशन बाय कुलेयन विद इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम एक्साइट हो गई। अब एक्साइटेड हीलियम एटम के पास कितनी एनर्जी है, F3 में एनर्जी है 20.16 और F2 में एनर्जी है 19.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हीलियम एटम बजाते खुद मूविंग स्टेट में है, तो उसकी मोशन की वजह से उसके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी भी है। एक तो ये तो हो गया एक्साइटेशन एनर्जी ना, एक्साइटेशन एनर्जी कुलेयन प्रोसेस के तहत उनके पास इतनी आ गई। लेकिन नियान को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए थोड़ी सी ग्रेटर एनर्जी चाहिए। देखें 20.66। अब क्या होगा, तो जो करें कि जब हीलियम एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उनके पास एक्साइटेशन एनर्जी होगी, जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ रिटर्न करेगा तो थ्रू कुलेयन प्रोसेस ये नियान के एटम को ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। यानी जितनी एक्साइटेड स्टेट में हीलियम के पास एक्साइटेशन एनर्जी थी वो कुलेयन के तहत उसने किसको ट्रांसफर कर दी, नियान को ट्रांसफर कर दी। इस एनर्जी ट्रांसफर थ्योरम को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर थ्योरम या रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर फिनोमेना। तो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर फिनोमेना ये होगा कि सबसे पहले एक गैस ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में आएगी, उसकी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी किसी दूसरी गैस की एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी की नियरली आइडेंटिकल होगी। तो ये वाली गैस क्या करेगी, कुलेयन प्रोसेस के तहत दूसरी गैस के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में ले आएगी। जो थोड़ा सा डिफरेंस है, इधर डिफरेंस कितना बनता है 0.05
इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये हीलियम के पास जो काइनेटिक एनर्जी है मोशन में, ये काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज होगी, उसको ट्रांसफर करेगी, तो 20.16 प्लस 0.05 ये ऐड अप होके कितनी बन जाएगी 20.66। तो इस तरह नियान के एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। और वो कौन सी हायर एक्साइटेड स्टेट में आएंगे? F3 जो है ये ट्रांसफर करेगी इसको E6 में, नियान की E6 ये 20.66 है, और F2 जो है ये ट्रांसफर करेगी E4 तक। तो नियान के एटम E4 और E6 स्टेट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हीलियम एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद कहाँ गया? F2 और F3 में। F2 और F3 एक्साइटेड स्टेट वाला हीलियम जो है रेजोनेंस ट्रांसफर एनर्जी प्रोसेस के तहत अपनी एनर्जी जो है नियान को ट्रांसफर करेगा। नियान के एटम ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे चले गए? आपने ये याद रखना है E4 और E6 में, और ये दोनों उनके लिए क्या चीज़ है? मेटास्टेबल स्टेट है। अब यहाँ से E6 और E4 से स्टिमुलेटेड इमिशन का प्रोसेस होगा नियान से, क्योंकि नियान एक्ट हो रही है एज एन एक्टिव सेंटर। तो यहाँ पर देखा यह गया है कि E4 और E6 के अंदर अगर आप सब एनर्जी लेवल्स देखें, E4 के अंदर कितने सब एनर्जी लेवल होंगे? जिस तरह मैंने आपको बताया था कि N2 के अंदर S और P, N3 में S P D, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, और फिर उनके अंदर ऑर्बिटल्स भी हैं। तो यहाँ पर जब एक दफ़ा ये गैसीय स्ट्रक्चर है, बैंड एनालिसिस नहीं है, जब एक दफ़ा E4 और E6 में नियान के एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो जब वो रिवर्ट होके पॉपुलेशन इन्वर्जन के तहत स्टिमुलेटेड इमिशन का प्रोसेस होगा, वापस जाएंगे, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस एमिट होंगी, नंबर ऑफ ट्रांजिशन। तो हीलियम नियान के केस में एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है 150 ट्रांजिशन देखी गई हैं। 150 150 स्पेक्ट्रल लाइंस भी कह सकती हैं, 150 डिफरेंट वेवलेंथ भी कह सकती हैं। तो इनमें एक मोस्ट प्रोमिनेंट है जिसको वाइडली यूज किया जाता है, उसे स्टैंडर्ड वेवलेंथ कहती हैं। वो जो वेवलेंथ है वो इधर मैंने बताई है कि पॉसिबल ट्रांजिशन टोटल 150 है। तो मोस्ट स्टैंडर्ड वन जब नियान के एटम E6 स्टेट में आए तो देखें E6 से E3 जो ट्रांजिशन होगी 6 से 3, 6 से 5 भी हो रही है, 6 से 4 भी हो रही है। तो E6 से 3 में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी इसकी वेवलेंथ है 6328 एंगस्ट्रॉम। 2 दिन पहले मैंने 2 प्रॉब्लम किए थे, यही वेवलेंथ लिखी थी, मैंने आपको कहा था हीलियम नियान से बेशुमार वेवलेंथ एमिट होती हैं, बट द मोस्ट स्टैंडर्ड वन इज 6328 एंगस्ट्रॉम विच लाई इन द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग रेड कलर। तो ये रेड कलर की जो वेवलेंथ आपको हीलियम नियान का लेजर दे रहा है, ये मोस्ट प्रोमिनेंटली वाइडली यूज होती है और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अब अदर कौन सी हैं? 6 to 5 देखें, 6 to 5, ये 6 to 3 ये मैंने बताई है, ये प्रोमिनेंट है। तो 6 to 5 जो हो रही है 33,900 एंगस्ट्रॉम, इसका वेवलेंथ जो है, इसका स्पेक्ट्रम जो है इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। इसी तरह जब दूसरी तरफ देखें, सेकंड मेटास्टेबल स्टेट E4 थी ना, तो E4 से E3 मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, 4 से 3 में जो ट्रांजिशन आ रही है 11,500 एंगस्ट्रॉम, ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। और इसके अलावा बेशुमार और भी विजिबल रीजन में है। तो अदर विजिबल वेवलेंथ 5430 एंगस्ट्रॉम ग्रीन कलर की, 5940 एंगस्ट्रॉम येलो ऑरेंज और 6120 एंगस्ट्रॉम रेड ऑरेंज। तो क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन देखें 4 से 3 में आता है तो 3 से 2 में भी तो इमिशन हो रही है ना, तो 3 से 2 ऑरेंज कलर की ये वेवलेंथ। तो इस तरह ये बेशुमार है, लेकिन आपने ये 3 जो है ना ये ज़्यादा यूटिलाइज होती हैं, और इन तीनों में मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो कौन सी है? 6 to 3। इस फिगर को आपने याद रखना है, 6328 एंगस्ट्रॉम। तो ये रेड लेज़र, ये रेड मार्कर से लिखा हुआ है, ये आउटपुट बीम होगा। इसकी एफिशिएंसी जो है, ये कास्ट इफेक्टिव लेज़र है, ये इतना हाईली मतलब कास्ट नहीं होती इसकी, ये आप आम तौर पे ऑर्डिनरी लाइफ में भी इसको मतलब बना सकते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब हो, पावर सोर्स हो, और ये दोनों गैसेस का कम्बिनेशन यूज़ करें। इसकी एफिशिएंसी कम है रिलेटिवली, 0.01 to 0.1%, क्योंकि मैंने इधर आप देखें कि इसकी पावर जो है, पावर आउटपुट पावर 0.5 to 50 मिलीवाट,
ये जो रेड कलर का वेवलेंथ हुआ है कि ये इतना इंटेंसिफाई लेज़र नहीं है, इसको हम हाई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकती हैं, या हेवनली बॉडीज़ का सरफेस स्टडी, या उस दिन मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि रिमोट सेंसिंग के लिए हम अर्थ सरफेस पे कोई फिजिकल एरिया उसकी मॉनिटरिंग करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, तो एयरक्राफ्ट से हम लेज़र पल्स सेंड करते हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल लेज़र होती हैं। इसी तरह मून सरफेस पे फाइल किया जाता है, तो इसकी इतनी पावर नहीं है, ऑलमोस्ट 0.5 to 50 मिली वाट, तो इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी भी कम है, यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर लैब के अंदर आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिना ऑब्जर्व करना है, इंटरफेरोमीट्री जिसे कहते हैं, उसमें यूज़ होता है। ये आमतौर पे आपने देखा होगा लेज़र प्रिंटिंग और बार कोड रीडिंग। ये आप किसी मतलब कि ऐसे शॉप पे जाते हैं, किसी इटालियन माल हो गया या इस तरह का, तो वहाँ आप कोई रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें लेते हैं, शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह, तो बार कोड एक होता है, ठीक है, वो एक मशीन के सामने रखता है, वो प्राइस डिटेक्ट कर लेता है। ये लेज़र यूज़ होता है, जो है बार कोड रीडिंग इसे कहा जाता है। अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूटिलाइज हो रहा है, हर जगह पर छोटे छोटे शॉप कीपर्स ने ये रखा हुआ है। इसके अंदर जो लेज़र इमिट होगा उसका मोड कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल मोड और ट्रांसवर्स मोड, दोनों मोड हो सकते हैं। तो इसमें जो ट्रांसवर्स मोड्स है, ट्रांसवर्स मोड यानी ट्यूब की एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइट इमिट हो रही है, ये मटेरियल की एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। ये बहुत वाइटल यूज़ होता है रिसर्च में, और उस प्रॉपर्टी को कहती हैं कि स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, कि सरफेस स्मूथ है या रफ है। तो हम ऐसा करते हैं, लेट्स सपोज ये टेबल की सरफेस है, अब आपकी नेकेड आई तो ये बता रही है कि ये बिल्कुल स्मूथ है, या शीशा जो है विंडो ग्लास ये स्मूथ है, लेकिन जब हम लेज़र लाइट फॉल करते हैं तो इसके अंदर आपको प्रोजेक्शन और डिप्रेशन, निशेब व फराज नज़र आएंगे, अप डाउन नज़र आएंगे, तो उसका रेट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। तो रिफ्लेक्टेड बीम को हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मटीरियल की सरफेस में कितने हम्प है, हम्पनेस कर्व कितने आती हैं उसके अंदर, प्रोजेक्शन डिप्रेशन, वो क्रस्ट और फ्लस की ट्रफ की तरह की शक्ल के, तो इसे कहा जाता है स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। तो ये इसे कहते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, ये उसको यूटिलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो जो बात यहाँ पर समझने वाली थी कि अब आपके लिए आउटपुट के तौर पे ये सारा कुछ सामने आ गया है कि कम्बिनेशन ऑफ गैसेस चूज़ करने का मकसद साइंटिस्ट का क्या था कि ऐसी गैसेस यूज़ की गई हैं जिनमें आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती हों, 100% ना से नियरली या कंपेरेबल सेम हो। तो एक गैस का काम पंपिंग का होगा और दूसरी गैस का काम एक्टिव सेंटर यानी लेजिंग मटेरियल या लेज़र आउटपुट के तौर पे यूटिलाइज करेगी। तो हीलियम पंपिंग का काम कर रही है और नियॉन एक्टिव सेंटर का काम कर रही है। तो ये था आपका हीलियम नियॉन लेज़र जो है।